Hello my dear students. So let's continue with our previous half theory. In previous theory what we had seen about the potential energy. PE means potential energy. और क्या था potential energy? तो potential energy is denoted by V और उसका formula होता है mgh. When you give displacement of an object by h against the gravitational field, because gravitational force or gravitational field is acting downward and you are taking against to it. So in that case the work done you have to do in this process is this, which is known as a potential energy. Previous lecture में ये पढ़ाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाता है तो उसको इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी. उसके बाद ये भी देखा था कि फोर्स, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज नथिंग but negative derivation of potential with respect to displacement. यहां तक हमने देखा था. अब इसके आगे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. तो क्या होगा इसके आगे? लेट्स सी. सपोज कि ये dx को हम यहां पे ले जाते तो f dx इज इक्वल टू माइनस dv. इंटीग्रेट बोथ साइड. क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड. सो इंटीग्रेशन एफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस dv. ready? So now place the limit xi to xf because here we are integrating with x. So limit में x रखना पड़ेगा. इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन. And here we are integrating with respect to potential, so initial potential to final potential. Now we know that what is this integration f into dx? This is the work done in variable force. जो हमने पढ़ा था theory portion में, work done in variable force. So this is our work done and इसका integration करो, माइनस बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन dv क्या हो जाता है? v vi to vf. ready? So we can say w is equal to negative vf minus vi. So what we get? Work done is a negative of change in potential. Negative of change in potential. So this is the little bit different formula than that we had previously discussed. W इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना? मतलब कि ये फॉर्मूला में क्या था? W इज इक्वल टू डेल्टा के मतलब kf माइनस ki. सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मूला. इफ वी टॉक द फॉर्मूला अबाउट काइनेटिक एनर्जी तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग अगर सेम फॉर्मूला लिखना है तो W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. सो यू हैव टू टेक केयर बिटवीन these two formulas. ready? Now let's study about the conservative and non-conservative fields. Pay attention. Extremely important concept. What is conservative field? A field in which work done to bring an object from initial position to final position is not depends upon path but depends
only upon initial and final position। मतलब कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो भी वर्क डन करेंगे, अ फील्ड इन विच वर्क डन to bring an object from one position to final position is not depend upon path but depends upon only initial and final positions। means suppose कि ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां ले गया and I have given the height h and this is my path straight, बट अगर मैं ऑब्जेक्ट को पहले यहां से ऐसे ऐसे करके यहां पे ले जाऊं और फिर यहां से यहां ले जाऊं, दोनों केस में वर्क डन कितना होगा? ऑब्वियसली वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है ये, वर्क डन बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, दोनों सेम ही हुआ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो दोनों केस में जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन वो सेम ही रहेगा, mgh, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मास, ग्रेविटी और हाइट पे डिपेंड करता है। अब ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है तो मैं सीधा ले जाऊं या ऐसे गोल गोल घुमा के ले जाऊं, मास तो वही रहेगा, ग्रेविटी सेम रहेगी 9.8, डिपेंड्स अपॉन द हाइट। अब दोनों केस में इवेंचुअली मैंने हाइट तो सेम दी है, सो दिस फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कहां था और कहां गए, बस कौन से रास्ते से गए उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द कंजर्वेटिव फील्ड्स। रेडी? कंजर्वेटिव फील्ड मतलब ऐसे फील्ड जिसमें वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो हमारे केस में वो फील्ड कौन सा है? ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी स्टडी इन द 12th स्टैंडर्ड, स्प्रिंग फोर्स जो कि हम 2-3 थियोरी के बाद ही पढ़ेंगे। ये सब ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे फोर्सेस हैं कि जिसमें वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। इस टाइप के फील्ड और फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड्स। One more important thing, conservative fields always follows the law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो भी कंजर्वेटिव फील्ड्स है जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ऑलवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो उसका शॉर्ट में मीनिंग क्या होगा? इन conservative fields there is no loss of energy। देखो ये जो मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं ना, टेक्स्ट बुक में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिंपल से सिंपल फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो बेटर इज दैट यू कैन कॉपी ऑल दीज टर्म्स इन योर नोटबुक बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फील्ड। तो दूसरा होता है ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड? बिल्कुल उसका उल्टा, अ फील्ड इन विच वर्क डन टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है। वो क्या आएगा? डिपेंड्स अपॉन द पाथ। आप कौन से रास्ते से जा रहे हो वो भी उसमें डिपेंड करेगा। और नॉन कंजर्वेटिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करते। मतलब कि इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स
there is always loss of energy. There is always loss of energy. ठीक है, सो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो यहां पे हमारा द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. Conservation of mechanical energy. Pay attention. Till now we had studied two type of energy. One kinetic energy and another is potential energy. हमने अब तक सिर्फ दो ही टाइप की एनर्जीज पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. What happened if we add these two energies? अगर ये दो एनर्जी को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? दो एनर्जीज को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा E. What is this E? This E is a total mechanical energy. E क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी. चलो, ये जो हमारा टाइटल है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? E, जो कि एडिशन है ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का. Again, we are discussing this theory only for, this theory is applicable only for conservative fields. This theory is applicable only for conservative fields. Now pay attention. What's happening here? पहला तो ये IMP इक्वेशन. दूसरा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स सेम, मीन्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. कुछ भी हो जाए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी. ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड. ये पूरी थियरी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही है. अब मैंने क्या बोला कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. एनर्जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. लेट्स हैव एन एग्जांपल. सपोज कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, और यहां पे मैंने उसको पकड़ के रखा है. मैंने क्या किया, इसको यहां पे ऐसे पकड़ के रखा है. पकड़ के रखा है तो इसकी वेलोसिटी 0, तो ऑब्वियसली एट दिस पोजीशन उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0. बट उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज इट इज हैविंग सम हाइट. सो राइट नाउ इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी V, और वो पोटेंशियल एनर्जी है सपोज 15 जूल फॉर एग्जांपल. सो व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट? E इज इक्वल टू K प्लस V अकॉर्डिंग टू दिस. अब K की वैल्यू है 0 और V की वैल्यू है 15, तो ये टोटल एनर्जी कितनी है? 15 जूल. अब यही ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ रहा हूं, वो धीरे धीरे नीचे आएगा. आफ्टर सम टाइम माई ऑब्जेक्ट रीचेज ओवर हियर. अब ये तो ग्राउंड सरफेस पे आ गया. दैट मीन्स हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड इज 0. ग्राउंड सरफेस से इसकी हाइट कितनी है? 0. तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा? 0. बट हाउएवर जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. देखो क्या हो रहा है यहां पे. मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, पहले बीच में यहां पे था, तो यहां पे उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? सपोज ये हाइट है h डैश, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? h माइनस एच डैश. ऑब्वियसली उसकी हाइट कम होगी. थोड़ी देर के बाद हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई. अब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी बट यहां से यहां आया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी ना, क्योंकि यहां पे तो वेलोसिटी 0 थी. जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज. यहां पे उसकी कुछ वेलोसिटी थी तो यहां पे उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी तो मिली ही थी. तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई
बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट यहां पे जब आएगा तो उसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। सो यहां पे उसके पास मान लो समथिंग वेलोसिटी है v। अब ये पॉइंट पे अगर मैं E फाइंड करूं, E इज इक्वल टू के प्लस वी, तो ये E का आंसर ऑलवेज मेरे को 15 जूल ही आएगा। बट मुझे पता है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो जो भी 15 जूल एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी की होगी, ये वाली। रेडी? बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल ऑलवेज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। आपका ऑब्जेक्ट यहां है तो भी उसकी एनर्जी 15 जूल ही होगी, बीच में होगा तो भी उसकी टोटल एनर्जी 15 होगी, यहां पर भी उसकी टोटल एनर्जी 15 ही होगी। सो व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन दिस प्रोसेस? यहां पे ये हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यहां था तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी? ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी थी कम। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है? अब क्या हो गया, जैसे कि मैंने उसको छोड़ दिया तो उसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है ना? अर्थ सरफेस से उसकी हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू mgh। हाइट कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज हो रही है ना? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कुछ भी करो इन दोनों का एडिशन तो सेम रहेगा, विच इज E। रेडी? चलो, दिस सेंटेंस इज मोस्ट IMP। मान लो कि इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट यहां था, यहां पे उसकी टोटल एनर्जी है E0, और ये फाइनल पोजीशन है, ये मान लो यहां पे हमारी टोटल एनर्जी है E। सो अकॉर्डिंग टू रूल टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स E0 और E की वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी? सेम। दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी is equal to final kinetic energy plus final potential energy, we can say, or we can write this type of formula. Ready? Now as we know that in formula E is equal to k plus v, this value always remains constant. तो उसका एक और मीनिंग क्या हो सकता है? इसका दूसरा मीनिंग ये होगा, मान लो कि कुछ प्रोसेस ऐसी हो रही है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए ये डेल्टा के हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। अब मान लो कि के की वैल्यू, फॉर एग्जांपल कि ई की वैल्यू है 15, ठीक है? उसमें के था 10 और वी था होगा ऑब्वियसली 5। E इज इक्वल टू के प्लस वी। अब कुछ प्रोसेस ऐसी हो गई कि के की वैल्यू 12 हो गई, मतलब हमें यहां पे डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना मिला? +2 जूल। हमने काइनेटिक एनर्जी में 2 जूल इंक्रीज कर दी, बट अकॉर्डिंग टू रूल E की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये वैल्यू रहेगी 15। तो ये वैल्यू अगर 15 ही रखनी है तो पोटेंशियल एनर्जी को कुछ भी करके 2 पॉइंट नीचे कम जाना ही पड़ेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी होना पड़ेगा 3। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी 2 पॉइंट से इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी को 2 पॉइंट से डिक्रीज भी होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा। अगर मैं ये रूल ये लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो डेल्टा के शुड बी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 मीन्स काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज टोटल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, टोटली 0। अगेन मोस्ट IMP फॉर्मूला। सो यहां पे जो भी IMP क्वांटिटीज हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये दिस वन
ये IMP, ये सेंटेंस IMP. This formula is important and this formula is very important. Ready? So for conservative field, total mechanical energy always remains constant और total mechanical energy क्या होती है? E is equal to K plus V. Now let's see one example which is given in the textbook. See your diagram 6.5. What they had told in a diagram 6.5. Suppose this is my tower. This is my tower. And consider a free fall of a ball from the height, let's say this height is capital H. Assume free fall of this ball from this height. थोड़े टाइम के बाद हमारा बॉल यहां पे आएगा और उसके भी थोड़े टाइम के बाद बॉल यहां पे आ जाएगा. Assume at this point your velocity is 0. Assume at this point your velocity is v0 and assume that at this point your velocity is vf and assume this height is a h. So obviously ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? h minus h. Obviously ये हाइट क्या हो जाएगी? h minus h. So we have 3 stages of the object 1, 2, 3. Let's place the formula for case number 1. E is equal to K plus V. E is equal to K plus V. चलो यहां पे जो टोटल हाइट है उसको मैं डिनोट करता हूं EH से. सो EH इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg. कितनी हाइट है? अभी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? ये हमारा केस नंबर 1 है. अभी इसकी हाइट कितनी है? कैपिटल H. सो ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट माई वेलोसिटी इज 0. ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट माई वेलोसिटी इज 0. यहां पे मेरी वेलोसिटी 0 है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. सो EH जो भी एनर्जी है वो क्या होगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी. नाउ अज्यूम द केस नंबर 2. This one, this is case number 2. Let's say E is equal to K plus V. ये जो हाइट है, ये जो एनर्जी है उसको मैं डिनोट करता हूं EH से. सो EH इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है? यहां पे वेलोसिटी है v0. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m v0 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी v0 है. What is the height of this object from the ground? तो अभी इसकी ग्राउंड से हाइट है h. सो mgh. तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर द केस नंबर 2. एंड सेम लाइक वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर केस नंबर 3. इसके लिए दिस इज द केस नंबर 3. E0, ये वाली एनर्जी को मैं E0 कहता हूं. E0 इज इक्वल टू K प्लस V. सो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m vf स्क्वायर प्लस ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0. सो E0 इज इक्वल टू 1/2 m vf स्क्वायर. एंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ये तीनों केस में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम. EH, EH एंड E0 ऑल दीज 3 क्वांटिटीज आर सेम. सो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, EH इज इक्वल टू EH मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? mgh इज इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर प्लस mgh. तो m कॉमन निकालोगे तो कट हो जाएगा. सो gh इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय 2 प्लस gh. तो ये gh को लेफ्ट में ले जाओ. सो gh माइनस gh इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय 2. सो दिस विल गिव यू v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से g कॉमन निकाल दो तो 2g h माइनस h. सो v0 इज इक्वल टू अंडर रूट 2g
H minus H. Now pay attention. अगर मैं ये दो फॉर्मूला को इक्वेट करूं तो क्या मिलेगा? EH is equal to E0, that means mgh is equal to 1/2 mvf square. Cancel. So vf square is equal to 2gh, ये 2 ऊपर चला गया, so vf is equal to under root 2gh. So by this, तो ये दोनों को इक्वेट करोगे तो ये वेलोसिटी मिलेगी, ये दो को इक्वेट करोगे तो इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना. अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी फाइंड करो तो हम ये करेंगे, तीनों को इक्वेट करके, तीनों का फॉर्मूला लिख के इक्वेट करके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इज मीन दैट यू कैन इक्वेट एनी ऑफ द ई इन द प्रोसेस. किसी भी प्रोसेस में, तो 3 पॉइंट लिए, अगर यहां पे भी एक पॉइंट ले लूं, यहां पर भी एक पॉइंट ले लूं, कितने भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का ई आपको सेम ही मिलेगा. रेडी? सो ये हमने क्लियर किया 6.11 डी तक, इक्वेशन नंबर 6.11 डी तक. रेडी? पेज नंबर 122 तक की थ्योरी कंप्लीट कर ली है. इसको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना. मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की है वो सब इसमें होगी. पॉसिबिलिटी इज दैट कि शायद किसी में कुछ पॉइंट आगे दिया हो, किसी में पीछे दिया हो, बट कंसेप्ट सारे आ जाएंगे, है ना. रीड द टेक्स्ट बुक केयरफुली. अगर कुछ भी लाइन, कुछ भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा, अंडरलाइन करो. आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फोटो क्लिक करो और मुझे सेंड करो, है ना, अंडरलाइन करके. मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस जो है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. आज का जो टॉपिक है उसके सारे कंसेप्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली मैंने जो आपको नोट करके दिखाया है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ना, टेक इट वेरी सीरियसली. नोट्स बनाना और कुछ डाउट है तो मैसेज करना, ठीक है. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.